सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया रहेंगे। आज हमारे साथ सीएम रोहन शर्मा है। आई नो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो आज भैया हम लोग के चैनल पे क्या कर रहे हैं? तो भाई आज भैया आए हैं हम लोग को एक बहुत अच्छी एडवाइस देने कैंपस के रिगार्डिंग, क्योंकि काफी बच्चों के कैंपस के रिगार्डिंग डाउट्स रहते हैं। ठीक है, बहुत से डाउट्स रहते हैं। मैं सिर्फ एक डाउट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक या दो डाउट रहते तो हम या कोई भी बता सकता था। लेकिन जो खुद बच्चों को ट्रेन कर रहा है, अगर हम उनसे पूछे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो तो भैया मैं आपसे पूछना भूल गया, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? सब सही चल रहा है? थैंक यू फॉर कमिंग हियर भैया। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सो भैया, लेट्स स्टार्ट। या सो भैया, सबसे एक फोरमोस्ट क्वेश्चन है, और जो कि मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को रहता है, जो कैंपस में शायद बैठने जा रहा है या अभी अपने लिए प्रिपेयर कर रहा है और सोचेगा कैंपस में जाने का, कि क्या सच में अटेम्प्ट मैटर करते हैं कैंपस के अंदर? देखो, अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूँ, ये डिपेंड करता है जिस टाइम आप सीएमए पास आउट हो रहे हो उस टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें डिफाइन होती है। जैसे अगर मान लो अभी करंट बैच की मैं बात करूँ, करंट बैच में अप्रोक्स मेरे पास 120 सीएमए क्वालिफाइड स्टूडेंट थे, जिनमें से जिनके 3 अटेम्प्ट्स 4 अटेम्प्ट्स भी लगे तो उनको भी कैंपस में शॉर्ट लिस्टिंग मिली और सिलेक्शन हुआ। बट यही अगर मैं जस्ट 2 अटेम्प्ट पहले की बात करूँ तो कंपनी सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स को ही प्रेफरेंस देती थी, जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए उनको शॉर्ट लिस्टिंग नहीं मिलती थी। रीजंस क्या होते हैं कि जब बच्चे पास आउट होते हैं उस अटेम्प्ट में, सपोज मान लो 1000 स्टूडेंट ने सीएमए क्वालिफाई किया। अब 1000 में 800 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हैं। सिर्फ 200 बच्चे ऐसे हैं जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो कंपनी के पास कैंपस में ऑप्शंस फिर नहीं होते हैं, उनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले भी स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, फिर उन्हें सिलेक्शन के टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगा अगर वो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करेंगे। तो ये एक प्रोसीजर रहता है उनका, और इस थॉट के साथ वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो डेफिनेटली जिनके अटेम्प्ट्स लगेंगे उनका भी शॉर्ट लिस्टिंग होगा और उनका भी सिलेक्शन होगा। ये सिनेरियो पास्ट में चेंज इसलिए हुआ था बिकॉज आप सबको पता है कुछ टाइम ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसमें पासिंग परसेंटेज काफ़ी इंक्रीज हो गया था, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई किए। तो कहीं ना कहीं वहां से वो ट्रेंड चेंज हुआ था। बट फिर से जब ऑफलाइन पेपर हुआ, 1 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं ऑफलाइन के, तो फिर से वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अब मुझे लगता है हर एक अटेम्प्ट में मल्टीपल अटेम्प्ट जिनके लगे हैं उनको चांसेस भी मिलेगा, इवन सिलेक्शन भी होगा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका फोर्ड मोटर्स में या फिर अदर कंपनीज एसेंचर में सिलेक्शन हुआ है, जिनके 3 4 अटेम्प्ट लगे थे फिर भी कैंपस में सिलेक्शन हुआ है। तो ये पॉसिबल है। तो मुझे आपके आंसर के बाद समझ आ रहा है काफी बच्चे खुश हो गए होंगे या जिनके अटेम्प्ट्स लगे डेफिनेटली हैं। डेफिनेटली जिनके अटेम्प्ट, इवन मैं आपको तो बताऊं, एक मेरी स्टूडेंट थी जिसने 2011 में सीएमए स्टार्ट किया था और 2024 में वो सीएमए बनी है। फिर भी उसको कैंपस में 2 कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग मिली थी। एंड उनको उसको एक कंपनी से ऑफर भी मिला था, बट हाँ एक्चुअली क्या था, लोकेशन गुजरात का था और कंफर्टेबल नहीं थी। तो फिर मैंने उसको ऑफ कैंपस के लिए भी गाइड किया, और उसको वो महाराष्ट्र औरंगाबाद से बिलोंग करती थी, उसको उस लोकेशन पे भी जॉब मिल गई। तो ये चीजें भी ओके, पॉसिबल है। तो यस, काफी बच्चों के एक डाउट बहुत क्लियर हो गया है कि अगर आपके अटेम्प्ट्स लगे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको कैंपस में शॉर्टलिस्ट भी ना करा जाए। राइट। शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और मैं तो कहता हूं कि देखिए, इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग तक लाके खड़ा कर सकता है। उसके बाद जॉब आपको मिली या नहीं मिली, वो पूरा पूरा सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता राइट। जिनके है ना? अटेम्प्ट्स और लगे हैं उसके लिए उनको भी कम से कम 2 से 3 कंपनीज की शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बच्चों को होता है, क्योंकि आप जानती हैं, देखिए भैया, कि ऑल इंडिया रैंक जो होती है वो 1 से लेके 50 तक ही होती है। राइट। बट कितने बच्चे होते हैं जो नॉर्मली भी पास होते हैं? या तो उनके माइंड में भी ये डाउट होता है, या मान के चलो कि एक बच्चा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ है बट विदाउट रैंक, या सिंगल सिंगल ग्रुप वाले होते हैं कुछ। तो उनके माइंड में डाउट रहता है कि क्या जो हायर पैकेजेस होते हैं वो सिर्फ ऑल इंडिया रैंकर्स को मिलते हैं, या हम जैसे लोगों को भी मिल सकते हैं? ओके। देखो, अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो कैंपस में जो हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर की जाती है वो मोस्टली पीएसयू के द्वारा की जाती है, चाहे वो गेल इंडिया हो गया या पीएफसी का 28 लाख का पैकेज कुछ टाइम पहले था। बीच में आईआरईडीए भी आई थी जिसने 22 लाख का पैकेज ऑफर किया। करंट कैंपस में 20 लाख का गेल इंडिया का था। तो ये जो पीएसयूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रैंकर्स को ही देखते हैं, क्योंकि अगर मैं आईआरईडी की बात करूँ तो उसमें एक मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था जिसको 22 लाख का पैकेज मिला था। दिसंबर 22 अटेम्प्ट था आई थिंक, और उसका कोई रैंक नहीं था बट फिर भी उसका उसमें सिलेक्शन हुआ था।
हाँ, कुछ कंपनीज होती है जिनका फोकस होता है कि सिर्फ रैंकर्स को, बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हर टाइम सेम सिनेरियो होता है। इवन कुछ अलग सिनेरियो भी है कुछ अदर कंपनीज में। अगर मैं सिर्फ टॉप पैकेज की नहीं बात करूँ, क्योंकि अदर कंपनीज में भी क्या होता है कि रैंकर्स को भी शॉर्टलिस्ट करते हैं और नॉन रैंकर्स को भी शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर भी ये क्वेश्चन आता है कि अब शॉर्टलिस्टिंग तो दोनों की हुई है, बट सिलेक्शन किसको करेंगे कंपनीज को? क्या रैंकर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे या फिर नॉन रैंकर्स को भी चांसेस मिलेगा? तो एक केस है इसका भी मेरे पास। एल आप सबने नाम सुना होगा एल कंपनी के बारे में। एल कंपनी सीएमए कैंपस में ऑलमोस्ट हर टाइम आती है, बट उनका फर्स्ट प्रेफरेंस रैंकर्स को रहता है। बट कुछ चीजें ऐसी है जो अगर आप करो तो आपको भी हो सकता है। इस कैंपस में क्या हुआ था, मेरे एक से दो स्टूडेंट्स मुंबई लोकेशन के थे और एक से दो स्टूडेंट्स कोलकाता लोकेशन से थे, जिनके पास कोई रैंक नहीं था, बट फिर भी उनका एलएनटी में सिलेक्शन हुआ। रीजन क्या था कि जब उनका इंटरव्यू हुआ वो इस लेवल पे गया कि उन्होंने इंटरव्यूअर को सोचने पे मजबूर कर दिया कि नॉन रैंक होल्डर को भी उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए। और जब वो घर वापस पहुंचा इंटरव्यू देके, और उसके पास कॉल आता है कि आपका एलएनटी में सिलेक्शन हो गया है। इवन उसको पहले पता चल गया था कि कंपनी सिर्फ रैंकर्स को प्रेफरेंस देने वाली है, बट फिर भी उसने अपने इंटरव्यू को खराब नहीं जाने दिया। उसने काफी अच्छे से इंटरव्यू को टैकल किया और उसका सिलेक्शन हुआ। तो ये चीजें भी हो सकती है। तो फिर से भैया मेरे को लगता है हम फिर वही कंक्लूजन पे आए हैं कि कहीं ना कहीं ये फिर से स्टूडेंट और उसकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा या डेफिनेटली कि चांसेस उसका आपको पैकेज मिलेंगे। कैसा रहने वाला चांसेस है। आपको हाँ। मिलेंगे, अब आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने आपको आना चाहिए। करेक्ट। अच्छा भैया, कुछ ऐसे भी बच्चे रहते हैं जिनका किसी भी रीजंस की वजह से जो वर्क एक्सपोजर है वो इतना ज्यादा नहीं हो पाता है, जिसमें से एक मैं भी था। जब मैंने आपको कॉल किया था तो मैंने भी आपको यही बोला था कि भैया मुझे इतना वर्क एक्सपोजर नहीं है, तो क्या कोई कंपनी मुझे भी लेगी? तो जो आंसर, जो मैसेज आपने मुझ तक पहुंचाया था और जिसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि किसी भी इंटरव्यू में गए, सारे ऑफर लेटर लिए, फिर हमने डिसाइड किया कि किस कंपनी में जाना है, एक बार इन बच्चों को भी दीजिए। या डेफिनेटली देखो, मैं ये कहता हूँ आप डम्मी मत लो, ठीक है? कम से कम आप 6 मंथ की जो आपकी मैंडेटरी ट्रेनिंग है उसको आप कंप्लीट करो, और आपके रिज्यूम में एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स होने चाहिए। 4 to 5 पॉइंट्स में या तो जीएसटी रिलेटेड हो गया, इनकम टैक्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, बुक कीपिंग हो गया, कुछ भी ऐसे एरिया जो जिसमें आप एटलीस्ट 5 to 10 मिनट, अगर इंटरव्यू आपसे डिस्कस करना चाहता है तो उतने कंटेंट आपके रिज्यूम में होना चाहिए। और वो भी इन डिटेल नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपको वो इन डिटेल भी जाके पूछ रहा है तो आप बता सकते हो। इवन अभी करंट बैच में भी या पहले बैच में भी जिनके जिनके पास 6 मंथ का भी एक्सपीरियंस था एज ए सीएमए ट्रेनिंग, उनको भी ऑफर मिला है, और इवन अच्छी अच्छी कंपनी से मिला है। मतलब 8 लाख का मैं रेंज कह सकता हूँ, कम से कम उनको कैंपस में ऑफर मिला है 8 लाख के रेंज में। इवन कुछ बच्चों को ऑफ कैंपस में भी, जिनके पास सिर्फ 6 मंथ का इंटर्नशिप था, उनका एसेंचर में सिलेक्शन हुआ, उनको 10.5 से 11 का ऑफर मिला है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कम एक्सपीरियंस है तो कंपनी हायर नहीं करेगी। रीजन क्या है, आप सब फ्रेशर सीए में क्वालिफाइड हो, तो कंपनी एक्सपीरियंस को इतना फोकस नहीं करती। उनको चाहिए करेंट नॉलेज, अपडेटेड नॉलेज, और जो एज पे इंडस्ट्री चीजें कर सकता हो। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आज काफी बच्चों को फिर से मोटिवेशन मिला ये आंसर सुन के, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने वर्क एक्सपोजर के ऊपर इतना ध्यान ना दो। यहाँ पे सिर्फ उन बच्चों की बात हो रही है जो किसी रीजंस की वजह से अपनी इंटर्नशिप या आर्टिकल इतना ध्यान नहीं दे पाए। बट जैसा कि भैया ने बोला कि जैसे कि पहले 6 मंथ्स की मैंडेटरी ट्रेनिंग रहा करती थी, अब 15 मंथ्स की हो गई है, तो वो जो मैंडेटरी ट्रेनिंग वाला जो टाइम पीरियड है ना, वो आप लोग का होना ही चाहिए। या डेफिनेटली। ठीक है, ओके। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया, सबसे हॉट क्वेश्चन, ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा सिर्फ अपनी तरफ से मेहनत कर सकता है ना? वो मैं पूरे टाइम क्या करता है, अपना 3 4 5 ईयर्स अपने आप को सीएमए बनाने में लगा देता है। वो अपने आप को इतना सोशलाइज नहीं कर पाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, बोलने में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो आप उनके अंदर ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला दे रहे हो कि जो वो उनको जिनको डाउट था अपने ऊपर कि उनको एक भी कंपनी ऑफर करेगी कि नहीं, तो उनके पास 3 3 4 4 ऑफर्स आ रहे हैं, ऑफ कैंपस आ रहे हैं, ऑन कैंपस आ रहे हैं। तो ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसी क्या चीजें कर रहे हो आप?
देखो, जो बच्चे मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरे मेंटरशिप को ज्वाइन करते हैं, बेसिकली हम कम से कम 2 महीने तो मान के चलो मिनिमम हमारा क्लासेस चलता है। जैसा आपने भी देखा होगा, डेली 1 घंटे का हमारा जीडी सेशन होता है, स्पेशली इसी के लिए कि वो सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से कभी नहीं बोल पाए या उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं एक अंडर कॉन्फिडेंस अपने आप को फील करते हैं, तो उनको एक एटमोसफेयर देना, एक लाइक इन्वायरमेंट देना और एक प्लेटफॉर्म देना जिससे वो सारी चीजें बोल सकते हैं। और इवन मैं अपनी क्लासेस में हर एक स्टूडेंट को कम से कम 5 to 10 मिनट्स डेली टाइम देता हूँ कि आप बोलो और उन टॉपिक्स के ऊपर। और फिर मैं पर्सनली भी उनको गाइड करता हूँ। जब ये चीजें उनके साथ 2 महीने होती है तो बच्चे फिर मजबूरी में भी बोलना शुरू करता है और फिर उसको यूज्ड टू अच्छा हो जाते लगने हैं लगता लोग। है। फिर वो यूज्ड टू हो जाता है कि यार मुझे 50 बच्चों के सामने भी बुलवा लो, आप मैं बोल लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वो क्लास में इतने सारे बच्चों के सामने इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये इससे एक मुझे सबसे बोलो बोलो भैया, आप बोलो। ये सबसे एक मेन रीजन है कि जब आपको डेली आपको बोलने का मौका मिलेगा और वो आप देखोगे कि यार बाकी लोग भी बोल रहे हैं मेरे साथ, वो अच्छा बोल रहे हैं, मेरे अंदर ये कमी है। और फिर जब आपको हाँ। टीचर भी गाइड करेगा, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को गाइड करता हूँ, आप यहाँ पे गलत बोल रहे हो, या फिर आपकी पीच ऐसी होनी चाहिए, आपका टोन सेट ऐसा होना चाहिए जब आप बोलना स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर उन्हें समझ में आने लग जाता है, फिर वो काम करते हैं और फिर उनको इम्प्रूवमेंट दिख जाता है। आपकी इसी बात से भैया मुझे अपना टाइम याद आया। जब मैं पहली बार ज्वाइन हुआ था तो सारे बच्चे एकदम, आपने जीडी में एकदम से कोई टॉपिक दिया तो होता क्या था कि जब आप जीडी कराते हो तो फॉर एग्जांपल 30 40 50 जितने भी बच्चे रहते हैं आप उन सबको रूम्स में डिवाइड कर देते हो, जो रूम राइट। 4 या 5 पर्सन का रहता है। या फिर उन 4 5 रूम में क्या होता था, जब मैं सबसे पहली बार मैंने ज्वाइन किया, वो सारे बच्चे आपने टॉपिक दिया और वो बोलना चालू और मैं फर्स्ट दिन उनको सिर्फ देख रहा हूँ कि ओके ऐसा ऐसा ऐसा, क्योंकि उस पहले फर्स्ट डे तो मैं भी बहुत ज्यादा मतलब अंडर कॉन्फिडेंट था। फिर 2 3 4 डेज होते ही ना भैया, एकदम फ्लुएंसी जो पकड़ा वो सीधा फिर इंटरव्यूज में ही निकला। और दूसरी चीज क्या होती है ना भैया, कि जब हम इतने सारे बच्चों से जीटी जैसे 1 महीने या 2 महीने कर रहे होते हैं ना कहीं वही बच्चे हमारे साथ इंटरव्यू में भी बैठे होते हैं जीडी के। या तो डेफिनेटली। हमें तो पहले से एक्सपीरियंस हो जाता है। हम्म। तो हमें एक तरीके से मैं बोलूंगा फिर उस टाइम ना हम इतना ज्यादा अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं। या तो ये चीज और सच जो है में। ना, मैं हर एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। आपने देखा होगा, एक मैंने आपको प्री हम्म प्लान टॉपिक दिया, एक मैंने आपको हम्म, सेकंड टॉपिक दिया, आपको 2 मिनट का टाइम बस दिया सोचने के लिए। हाँ। अभी मैंने न्यू मतलब इस बैच में मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे केस स्टडी को भी ऐड किया, इंडियस के केस ओ, स्टडी। एक क्वेश्चन के अंदर सारा इंडियस कवर, अब तुम बनाओ इसको, जीडी करते रहो इसके ऊपर। तो ये वो तो बहुत अच्छी चीज है तो सच मतलब में, क्योंकि इन इससे डेज का जीडी डर भी भी हो रहा मैंने है। बच्चों से निकालवा दिया। हाँ भैया, आपने हमारे टाइम पे क्यों नहीं करा? चलो तो ये बात धीरे मैं आपसे बाद में करता हूँ। धीरे धीरे चीजें नहीं और अच्छा है, बढ़ती है। नहीं नहीं अच्छा किया आपने, क्योंकि इससे तो मतलब जो उनको पढ़ना है वो भी हो रहा है और जो जीडी में करना है वो भी हो रहा है। या तो डेफिनेटली। इससे अच्छी चीज क्या होगी। और मैं ये भी बताऊंगा कि भैया जब मैं कैंपस में था तो जो भी 2 या 3 कंपनीज में मैंने जीडी दिया ना वो सारा जीडी मेरा निकल गया था। मेरे साथ के अभी जितने भी मेरे कलीग्स या मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ कैंपस में थे, अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे ना तो उनको याद आएगा, क्योंकि कितने मेरे साथ जो बैठे थे उनको आइडिया भी नहीं था कि मैं ऐसा बोलना चालू करूंगा। बट वो सच में होता वो है। कैंपस वाले डेज बहुत अच्छे थे। ओके, सो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीजें हैं जब एक बच्चा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाता है ना कैंपस के अंदर, तो हम्म। ऐसी कौन सी चीजें जो उसे अपने माइंड में रखनी चाहिए इंटरव्यू देते टाइम? देखो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है आपकी कॉन्फिडेंस। आपको अपने साथ कॉन्फिडेंस लेके जाना है, चाहे किसी टॉपिक का आंसर आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, जो भी हो आपको कॉन्फिडेंटली वहाँ पे चीजें बतानी है। आता है तो आप अच्छे से आप आंसर करो। दूसरी चीज ये होती है, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा और उसने इमीडिएट आंसर करना स्टार्ट कर दिया, फिर वो क्या करता है, मिस्टेक्स करना शुरू कर देता है। आप अपना प्रॉपर टाइम लो, सोचो और फिर आप आंसर्स करो। इंटरव्यूअर आपको टाइम देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप जिस कंपनी के भी इंटरव्यू में जा रहे हो देने, आपको इस कंपनी के बारे में भी समझना चाहिए, कंपनी क्या है, क्या चीज़ें बनाती है, किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। वो सारी एरियाज को आपको कवर करनी चाहिए, तब आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। ठीक है। नहीं ये बात तो बिल्कुल भी है, मैं मानता हूँ कि जिस भी कंपनी का इंटरव्यू देने जाओ उस कंपनी के बारे में पढ़ के जाओ, क्योंकि उससे जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो भी काफी खुश होते हैं।
मैं तो अपने स्टूडेंट्स को, जैसे आपने देखा होगा कि मैं कोर्स के अंदर उस कंपनी की प्रॉपर एक बुकलेट बना के हाँ देता हूँ शॉर्ट में 10 पेजेस का, कि ये कंपनी का पूरा फाइनेंशियल है, शॉर्ट में कंपनी के हाँ। पास 10 इयर्स के ट्रेंड्स हैं, ये करंट न्यूज है, तो आपको इतना आइडिया हो जाता है इस कंपनी के बारे में। इवन मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे कर रही है, वो सारी चीजें मैं प्रॉपर बना के मैं कोर्स के अंदर देता हूँ, जिससे स्टूडेंट्स करेक्ट है। क्लियरली उस पीडीएफ को पढ़ते हैं, उनका टाइम भी सेव हो जाता है और इंटरव्यू भी क्रैक कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं जो पीएसयूज है ना, वो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देती हैं भैया, या कि डेफिनेटली। हमारी कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो वो बताओ जरा। या डेफिनेटली, अभी मैं आपको बताऊं, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास अभी एक मेरे कोर्स में एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था, वो 2017 के क्वालिफाई थे, ऑलरेडी वो बीएसएनएल में जॉब कर रहे थे, और मैंने उनको ओके। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, और अभी उन्होंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, बहुत जल्द उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि अपने एज ग्रुप या फिर अपने से सिर्फ छोटों को ही गाइड कर रहा हूँ, मैं अपने से सीनियर लोगों को भी गाइड कर रहा हूँ, वो चीजें भी हो रही है। इवन मैंने पहले भी किया है, एक ऑलरेडी 10 इयर्स के हाँ। एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे जो कि किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, बट उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही थी, फिर मैंने उनको गाइड किया, उनका सिलेक्शन जो हुआ ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हुआ, और उनको पैकेज भी हम्म, काफी अच्छा मिल गया। तो ये चीजें पॉसिबल हैं, किसी भी लेवल पे हो आप, आपके लिए पॉसिबल है। बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं भैया गाइडेंस बहुत मैटर करता है, या मैं ये बात मानता हूँ बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रिपेयर किया हम लोगों ने, जब जैसे भी आपने हमें जो चीजें बताई, क्योंकि जब एक बच्चा सीए में क्वालिफाई करके कैंपस में बैठता है ना भैया, उसको इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर करने वाले आप ही थे। ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, तो उससे बहुत हेल्प रहता है। कहीं ना या कहीं हम पहले से तैयार हो जाते हैं उन चीजों के लिए। अब ये तो पता चली गया, देखो भाई आप, वेदर यू आर एक्सपीरियंस और नॉट, गाइडेंस तो मैटर करेगा। या ओके। एक और भैया, मैंने काफी, मतलब मेरा ही क्या, काफी बच्चों का डाउट रहता है कि फॉर एग्जांपल हमने कैंपस के लिए तैयारी करी, ठीक है, हम फॉर एग्जांपल रोहन भैया के पास चले गए कैंपस की तैयारी के लिए, हमारा शॉर्ट लिस्टिंग भी हुआ कैंपस में, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस हमारा कैंपस में नहीं हो पाया, तो उसके बाद क्या? या ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं, रीजंस होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से स्टक हो जाते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होता है जो कर जाते हैं, उन्हें भी पता है कि उनसे मिस्टेक हो गई है, वी ऑल आर हम्म, ह्यूमंस और मिस्टेक्स हो सकते हैं। आपने भी देखा बिल्कुल। होगा, लाइक अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल वर्ल्ड वर्ल्ड कप के बारे में बोलूं, टीम इंडिया इतनी बेस्ट थी, बट फिर भी 17 साल लग गए दोबारा वर्ल्ड कप जीतने में T20 का, राइट? तो हर हर किसी से मिस्टेक्स पॉसिबल्स है, तो मैं इसके लिए मैंने एक सेकंड बैकअप रखा है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। डे 1 से जब आप मुझे ज्वाइन करोगे तो मैं आपको कैंपस प्लस ऑफ कैंपस दोनों के लिए प्रिपेयर करवाता हूँ, जिससे आप ऑफ कैंपस भी साइमल्टेनियसली आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफर सिक्योर कर हम्म, सकते हो, और आप कैंपस के लिए भी तैयारी कर सकते हो। जब आपके पास मल्टीपल ऑफर्स होंगे तो आप उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्लान भी कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल भी मेरे पास इसके लिए, एक मेरा एक स्टूडेंट था, आप ही के बैच का था, उसका आईटीसी फूड्स में सिलेक्शन हुआ था, ओके, और ओके। आईटीसी फूड्स में उसका रांची लोकेशन के लिए हुआ था, और उसने ऑफ हम्म, कैंपस में डिलाइट या केपीएमजी ऐसे किसी बिग फोर्स से उसको ऑफर मिला, और वो लोकेशन कोलकाता था। तो उसने पूछा मेरे से, भैया हम्म, मैं क्या करूं, मैं कोलकाता से हूं और मुझे कोलकाता का भी ऑफर है और रांची यहाँ है। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, तुम आईटीसी फूड्स को मना कर दो कि तुम रांची नहीं जा सकते। हम्म, उसने मेल डाल दिया आईटीसी फूड्स हम्म, को कि सर मैं रांची ज्वाइन नहीं कर सकता, एचआर का कॉल आया। एचआर ने बोला कि ठीक है, हम आपको हाँ। कोलकाता लोकेशन ऑफर कर रहे हैं, आप हमें कोलकाता में ही ज्वाइन कर लो। और उसकी ज्वाइनिंग आईटीसी फूड्स कोलकाता में हो गई, ठीक है। तो ये तभी हो पाया जब उसके पास ऑफर्स थे। इवन अभी भी करंट बैच में आपको बताऊं, मेरे 5 बच्चे सीट को में एज ए फंड अकाउंटेंट सिलेक्ट हुए, जिसमें से एक या हम्म, दो बच्चे के पास ऑलरेडी ऑफ कैंपस में एसेंचर से ऑफर था। ऑफ कैंपस में उनको 11 LPA का ऑफर मिला, और सीटको का ऑफर कैंपस का 8 LPA का था, ठीक है। अब हम्म, आप खुद बताओ, आपको ऑफ कैंपस में अगर कैंपस से ज्यादा ऑफर मिले, तो अगर आप कंपनी अच्छी है तो डेफिनेटली आप जाओगे। तो ऐसा भी होता है, correct, ऐसा नहीं कि कैंपस का ही पैकेज हायर होता है, ऑफ कैंपस में भी आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो ये चीजें correct, पॉसिबल है, इसलिए मैं कैंपस ऑफ कैंपस दोनों की ही तैयारी करवाता हूँ डे 1 से। और सबसे अच्छी बात है कि जब तक आप कहीं ना कहीं सेटल्ड नहीं हो जाते हो, तब तक मैं आपको हम्म। सपोर्ट करता हूँ।
ये बात आपने बोली कि ना भैया, बच्चों का सबसे बड़ा डर निकाल दिया कि उनको ऑफ कैंपस असिस्टेंस भी मिल रही है साथ में, सिर्फ या कैंपस तक ही नहीं है। भैया अब एक पर्सनल क्वेश्चन, यस जब से वीडियो स्टार्ट हुई तब से मैं आपको भैया ही बोल रहा हूँ। और मैं जब जब मैं कैंपस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो जब आप हमें प्रिपरेशन कराते थे तो जितने भी बच्चे थे वो सारे भी आपको भैया बोलते थे। यस जो हमारे सीनियर्स आपने बुलाए थे कैंपस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछने के लिए, वो भी आपको भैया बोल रहे थे। तो ऐसा क्यों सर, क्यों नहीं भैया, क्यों भैया? एक्चुअली मुझे भी अच्छा लगता है जब मुझे कोई भैया बोलता है। भैया से पहले तो एक पर्सनल टच आता है आपके और मेरे बीच में। दूसरा, एक जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो डर होता है ना, वो खत्म हो जाता है। हम्म। ठीक है, एक जब आप हाँ ये। सर बोलते हो तो आप सर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, जब आप भैया बोलते हो तो आप सोचते हो कि ये मेरे बड़े भैया हैं और इनसे मैं अपने हर एक डाउट, हर एक प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ। और यही होता है। इवन मैं आपको बताऊं, मेरे पास स्टूडेंट्स लाइक स्टडी तो होता ही, स्टडी के अलावा अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं कि सर मेरे लाइफ में ये चैलेंजेस चल रहा है। इवन मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारी, इवन चाहे वो गर्ल्स स्टूडेंट हो या फिर कोई बॉय स्टूडेंट हो, उनके रिलेशनशिप के भी प्रॉब्लम्स थे उनके लाइफ में। वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रहे थे, और मैंने उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है उनके लाइफ में। आज बहुत सारे उसमें से सीएमए भी बन गए हैं। ठीक है, तो ये मैंने जर्नी 2018-19 से स्टार्ट की थी अपनी कंटेंट क्रिएशन की, यूट्यूब पे वीडियोज बनाने की। और मेरा बस टारगेट यही था कि मैं हर किसी को हेल्प और सपोर्ट कर सकूं हाँ। जितना मैं कर सकता हूं उनके लिए। तो ये वहां से तो स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही है। इट मीन्स आपकी जो कोर्स है वो सिर्फ कैंपस तक लिमिटेड नहीं है। हाँ, मतलब कोई भी पर्सनल, इवन आज मैं बताऊं, आज मैं सीएमए इंस्टीट्यूट गया था। एक आपके बैच का स्टूडेंट था आदिल शेख, शायद आपको याद हो। उसका अभी सिलेक्शन हुआ है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में, नहीं दिल्ली डेवलपमेंट सॉरी, इंडियन टूरिज्म कॉर्पोरेशन में। ठीक है, इंडियन टूरिज्म कॉर्पोरेशन लोधी रोड में है। अब वो मुझे काफी दिन से मैसेज कर रहा था कि भैया मुझे आपसे मिलना है। ठीक है, मुझे आपको कुछ अपने प्रॉब्लम्स बताने हैं पर्सनली आपसे मिलके। तो आज मैं इंस्टीट्यूट गया था, मैंने उसको बोला ठीक है मैं इंस्टीट्यूट आया हूँ, तुम आ जाओ मिलने। वो मेरे से मिला, अपनी सारी चीजें बताया, मैंने उसको सॉल्यूशंस बताए। तो ये चीजें होती है, ऐसा नहीं कि देखो आप कल को ऑफिस में भी जाते हो, ऑफिस पॉलिटिक्स भी होता है, बहुत सारी चीजें हाँ। लाइफ में चलती है। वहां पे भी आपको एक सीनियर चाहिए जो आपको गाइड करे, करेक्ट। कि क्योंकि वो भी उस सिनेरियो से गुजर चुका है, तो आपको बता सकता है करेक्ट। कि आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है जॉब ज्वाइन करने के बाद फ्रस्ट्रेशन में आके जॉब रिजाइन कर देते हैं। तो वहां भी आपको कोई ना कोई चाहिए कि आपको बताए कि क्या आपको जॉब रिजाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एट द एंड एक बड़े भाई की आपकी जिंदगी में जरूरत होती है। और भैया एक बहुत जैसे मैं एक आपसे वैसा मतलब थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी जब हमारी बात हो रही थी, जब मैंने आपसे बोला कि भैया आप अभी खुद ही जैसे बता रहे थे, जब हमारी बात हो रही थी कि आपका जब कैंपस में नहीं हुआ था, तो आपने सोचा कि वो जो स्टोरी आप मुझे बता रहे थे एक बार बताओगे? या एक्चुअली मैं बताऊं, मैं 2018 में मैंने सीएमए क्वालिफाई किया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चैलेंजेस मेरे लिए ये थी, उस समय मुझे कोई बताने वाला, समझाने वाला नहीं था क्या कैंपस है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या इंटरव्यू होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे से इंटरव्यू में बहुत डिफिकल्ट चीज़ें पूछी गई, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, मुझे बोलना कैसे। अब सीएमए कोर्स में होता क्या है, आप बहुत कुछ लिखना सीख जाते हो, आपको बहुत सारे लॉ की नॉलेज हो जाती है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है, वो एक प्रॉब्लम आता है। एग्जाम में तो हम लिख के प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ओरली अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है इंटरव्यूअर को, कि आप उनको अपने आप को सेल कर सको, बिकॉज इंटरव्यू में आप अपने आप को सेल करते हो। तो वो चीजें मुझे किसी ने नहीं सिखाई, और जिसकी वजह से जहां मैं हो सकता था सिलेक्शन, वहां भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और मुझे याद है आज भी वो दिन, मैं इंस्टीट्यूट के वो सीढ़ी पे बैठ के, मैं और मेरे दो फ्रेंड थे, हम लोग सोच रहे थे कि अब यहाँ से जिंदगी का क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। और फिर भी काफी स्ट्रगल का फेज था। तो फिर मुझे लगा कि यार कोई तो होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को इन सारे चीज़ों के लिए गाइड करे, सॉल्व करे, और वो अपने लाइफ में चीज़ें अच्छे से स्टार्ट करे। आपने मेरी अगर स्टोरी वीडियो देखी होगी, तो मैंने अपनी जर्नी एक फॉर्म से स्टार्ट की थी बाद में। ठीक है, और उस समय हमें लोग यही बताते थे, पहले फॉर्म में जाओ, काम सीखो, फिर कॉर्पोरेट में जाना, कॉर्पोरेट में जाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, बहुत सारे मिथ थे लाइफ के। और इसलिए वो मैंने 20,000 रुपीज से सीएमए क्वालिफाई होने के बाद एक फॉर्म में काम किया, सिर्फ ये मिथ के वजह से। अगर मुझे उस समय कोई सही गाइडेंस करने वाला होता, आज मेरे स्टूडेंट मल्टीपल अटेम्प्ट लगने के बावजूद भी 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख से स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर मैं उस समय वहां से स्टार्ट किया होता, तो आज मैं कहीं और होता।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ कि आपका टाइम सेव हो और आप अपने लाइफ में जहाँ पहुँचना चाहते हो आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, एंड पॉइंट पता हो, तो आप उस रास्ते को आप बना सकते हो। तो मैं वही चाहता हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होगा, एंड पॉइंट कैसे होगा, रास्ता क्या है, आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हो, वो सारी चीज़ें ही मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। तो भैया यही रीजन है क्या आपकी फीस इतनी अफोर्डेबल होने का? या डेफिनेटली यही रीजन है कि मैंने अपनी फीस बहुत कम रख रखी है, कि जिससे कोई भी एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है बहुत आसानी से। और इसलिए एक अच्छा रिस्पांस भी है, बहुत कम टाइम में मोर देन 150 प्लस स्टूडेंट्स मेरे मेंटरशिप में सिलेक्ट हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में। और अभी आपने देखा है कि ऑल ओवर इंडिया हमारे स्टूडेंट्स हैं किसी न किसी कंपनी में, कोई ऐसा सिटी नहीं है जहाँ पे अपने स्टूडेंट्स नहीं है। तो करेक्ट। उसका उसका रीजन यही है। और ये पर्सनल टच है, इसलिए वो स्टूडेंट्स किसी और स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है कि बिल्कुल। भैया भैया मेरी इतनी हेल्प की है और भैया ने कॉल किया है, तो हम मुझे भी सामने वाले की हेल्प करनी है। नहीं ये चीज तो है भैया, ये चीज तो मैं कहता हूँ कि आज कितने बच्चों की जॉब लगी हुई है। मैं कितनों की क्यों बात करूं, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ। तो ये चीजें हैं। मतलब बताओ, मतलब मैं एक दिन आपसे पूछ रहा था, एक दिन ऐसा था मैंने आपको बहुत, मैं परेशान हो गया था क्योंकि क्वालिफाई हुआ, मेरे को बहुत सारे डाउट्स थे, मैं परेशान होकर आपको कॉल किया और वो दिन था, आज का दिन है। तो कितना सब बदल गया ना। मुझे भी बहुत मैं अच्छा सच में लगता है, भैया। लाइक जब मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आप हैदराबाद घूम रहे हो, कभी किसी जो बहुत सारे क्या बोलते हैं झूले, ये सब जो चीजें थे, जो आप एक्टिविटीज आप कर रहे थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि काफी अच्छे अच्छे जगह बच्चे पहुंच चुके हैं। वो हैदराबाद की वो आप सारे बिल्डिंग्स इतने सुंदर सुंदर से आप उसके फोटोज वीडियोज डालते हो, मुझे भी अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी जगह पे अच्छी अच्छी कंपनीज में घूम रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं। और क्या चाहिए एज ए सीए में, आपको लाइफ में एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए। तो गाइस, यही आज मेरे क्वेश्चंस थे भैया से। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में नहीं कवर हो पाए, तो आप अपने क्वेश्चंस जरूर कमेंट करना, और हम भैया के साथ एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपके वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और जैसा कि अभी आपका दिसंबर अटेम्प्ट आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। होप आप सब, होप क्या, मैं तो 100% कहता हूँ कि अगर आप सब मेहनत करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, आप सब क्वालिफाई होंगे, आप सबको वो जॉब मिलेगा जो आप चाहते हैं। और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से और भैया की तरफ से। भैया कोई लास्ट मैसेज आप बच्चों को देना चाहें? बस यही है, लाइफ में मेहनत करते रहो, आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहो, और कहीं भी स्टक हो तो किसी न किसी सीनियर से कनेक्ट करो, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो, किसी से भी आप कनेक्ट करो, आप उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश करो। बिकॉज लाइफ में सीखने का दो ही तरीका है, या तो खुद से ठोकर खा के, या फिर किसी और ने ठोकर खाया है वो आपको सिखा देगा कि ये सारी गलतियां मैंने करेक्ट। की थी, ये गलतियां तुम मत हाँ। करना, बाकी तुम अपनी गलतियां कर सकते हो। तो ये करेक्ट। सीखने के तरीके हैं, तो आप इसको फॉलो करो और लाइफ में आगे बढ़ो। और ये जरूरी भी नहीं है कि अगर आपको कुछ ओपन क्वेश्चंस हैं तो आप भैया से कैंपस में ही मिलोगे, या वैसे ही आप उनके साथ मतलब डिस्कस कर सकते हो। आपको भैया का इंस्टाग्राम हैंडल पता है, भैया लिंक्डइन पे भी हैं, मैं भी या हूँ। तो आप आप सीएमए रोहन एनी शर्मा, आप टाइम हम कहीं भी लोगों को सर्च कर मैसेज करो, सकते हो, आप मिल जाओ, आप आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। बस गूगल पे लिखना है भैया मैं रोहन शर्मा। या तो अगर किसी को भी कोई ओपन क्वेश्चंस हो, तो वो बेशक, चाहे लिंक्डइन पे, चाहे क्या नाम है, इंस्टा पे भी हो आप भैया, या तो यूट्यूब पे कमेंट करे, तो वो कैसे ना कैसे हम लोगों से कनेक्ट करके जो भी उसके क्वेश्चंस है वो क्लियर कर सकता है। ठीक है। बाकी एक अच्छी गाइडेंस के लिए अगर मैं बात करूं कि क्वालिफाई करने के बाद कि कैसा मेरे को जॉब मिलेगा, कैसे मुझे प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए तो भैया बैठेंगे। ओके। थैंक यू भैया, थैंक यू आज के सेशन के लिए। थैंक्स रितेश, मुझे आपने इनवाइट किया, और ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आपने ड्राफ्ट किए, जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। थैंक यू।